तो चाइना ने क्या किया, वो उस टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहा था और हम लोग सर्विस सेक्टर पे फोकस कर रहे थे। जब मोदी जी आए था, जब उन्होंने बोला ना मेक इन इंडिया पर जोर दो, तो ये मेक इन इंडिया था क्या असल में, कि भाई यहाँ बनाओ, क्योंकि पता है कि जब तक बनाओगे नहीं तो बेचोगे क्या, अपना माल बिकना जरूरी है। ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मैं आप सबसे पूछूं कि आपका अपना प्रोडक्ट का नाम क्या है और आपसे पूछूं कि आप किसी और का प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, दोनों में जो फील है ना उसको लेके देखो। प्रोडक्ट प्रमोट करके भी पैसे कमाते हो और प्रोडक्ट अपना बना के भी पैसे कमाते हो, लेकिन लेटर ऑन ज़्यादा बड़ा कौन बन सकता है, अपना प्रोडक्ट बनाने वाला। और बोलो। बट सर एक इंस्टाग्राम वाला सवाल रह गया। हाँ इंस्टा, तो सर जैसे चाइनीज का तो इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करते वहाँ के लोग, पर इंस्टा पे चाइनीज कंटेंट आ रहा है, तो ये कैसे हो रहा है और यूएस रोक क्यों नहीं रहा इस एल्गोरिदम को? देखो यूएस को ना एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि दुनिया में उसे केवल यूएस में नहीं चलना है, उसे पूरे वर्ल्ड में चलना है। उसका बाजार पूरी दुनिया है। अगर दुनिया में एक बार भी ये मैसेज चला गया कि ये अपना प्रोडक्ट ही प्रमोट करते हैं, तो कोई भी इनके प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा। आज अमेजॉन पे, अच्छा सोचो, आज आप यूट्यूब पर बैठकर यूट्यूब को ही गाली दे लो, वो कुछ नहीं करेगा। सर डीमोनेटाइज कर देगा। सर यूट्यूब को गाली देने पे नहीं करता। अच्छा, यूएस को देने पे करता है वो। यूएस को भी मत बोलो, आप ऐसा बोलो कि उनकी पॉलिसीज हैं कि आप किसी तरह से मानवता को गाली ना दे रहे हैं। सर जैसे आपने परमवीर का नाम लिया था ना, तो उन्हीं की वीडियो थी जिसमें हम न्यूयॉर्क की डर्टी साइड को एक्सपोज कर रहे थे, तो वीडियो हो गई वो, और परमवीर के पूरे यूएस टूर की वीडियो उन्होंने डिमोनेटाइज कर दी थी। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। मेरा तो पाकिस्तान का हर दूसरा वीडियो डिमोनेटाइज होता है। पाकिस्तान का भी बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं ना देश में, तो वो लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट मार देते हैं। ठीक है, अमेरिका के केस में भी यही होता है। अमेरिका अपने एक रिपोर्ट को भी बहुत सीरियसली लेता है। अब सोचो कि आप कंटेंट क्रिएटर इंडिया के हैं, इंडिया के यहाँ से होकर के आप यूएस का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन एक इंडियन ऐसा भी है जो वहाँ की सिटीजनशिप ले चुका है, लेकिन उसके रिश्तेदार अगर ये वीडियो देखेंगे तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। वो वहां बैठ के आपके वीडियो को रिपोर्ट मार दे रहा है। अच्छा। और उनका एक रिपोर्ट भी जनाधार है। सही बात। अरे यार यूएस से रिपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब कुछ जरूर ऑफेंसिव है। उनके एल्गोरिदम में ये टाइम थोड़ी कि वो ये देख रहे हैं कि इतने हजारों कंटेंट क्रिएटर्स में से कौन यूएस को वो तो सर वीडियो भी डालते तो वहां पैसे भी ज्यादा ही मिलते हैं, हर चीज ज्यादा ही है उधर। उनके यहाँ ये होता है कि यूएस से कौन रिपोर्ट हुआ है। अरे यार फिर तो बड़ी बात है, यूएस वाले ऑफेंस फील कर गए तो बड़ी बात है। और वो कौन से भाई लोग हैं जो यहाँ से कभी डंकी रूट से कबूतर बन के गए थे, वहां पहुंचे, अब उनको अपने समाज में इज्जत चाहिए कि मैं तो न्यूयॉर्क की गलियों में ऐश करता हूं। उनके घर वाले ये वीडियो भेज रहे हैं, वो तो गंदगी है, तेरा बेटा क्या करता है, तो वो वहां बैठकर रिपोर्ट कर, मैं तेरे को रिपोर्ट करता हूं। तो कहानी कुछ यूं है भाई। वैसे ये तो है, हर चीज हर जगह हो रही है, लेकिन बदनाम इंडिया को बहुत ज्यादा करा जाता है। जितनी डेमोक्रेसी होगी, जितना आपके पास बोलने की आज़ादी होगी, आप हर तरह का वक्तव्य रखने के लिए फ्री होंगे। इसलिए एजुकेशन को बहुत ज़्यादा आगे रखा जाता है। आप जितना एजुकेटेड होंगे, आप खुद से तय करेंगे कि मुझे ये कंटेंट डालना है, ये कंटेंट नहीं डालना है। जैसे मैंने अभी आपसे आते ही क्या कहा, जब पॉर्न का विषय शुरू हुआ तो ये मेरा एजुकेशन ही था, जो मैं आपसे ये कह रहा था कि क्या, कि देखो ये कंटेंट उठ तो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली आप अगर इस बात को समझें कि ये क्यों नहीं डालना चाहिए, ये किससे समझ में आएगा, आपके एजुकेशन से समझ में आएगा। करेक्ट, मतलब ओपनली वैसे इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करेगा, घर बैठ के सब कंज्यूम करेंगे, देखेंगे। एक मूवी आई थी बहुत अच्छी, उस पर मैंने बाकायदा खुद ने एक पॉडकास्ट किया, डॉक्टर्स को बुलाया, और OMG 2 थी अगर मैं सही हूँ, जिसमें एक बच्चे के ऊपर अक्षय कुमार ने सेक्स एजुकेशन पे वीडियो था। मैंने प्रॉमिस किया था अपने सेशन में कि मैं आपको इस पर्टिकुलर विषय के लिए डॉक्टर्स बुलाऊंगा, तो मैंने बाकायदा डॉक्टर्स बुलाए, 4 डॉक्टर्स बुलाए, और उन सब बातों पर खुल के बातचीत की। तो अगर आपका कंटेंट वाकई में एजुकेशन देना है तो ये बुरी बात नहीं है, आप लिटरेसी दे रहे हैं, लोगों के मिथ दूर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये किस मकसद से किया जा रहा है ये थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होता है कि कल को कोई ये मोटिवेट ना हो जाए कि हाँ भाई इसमें तो सब कुछ चलता है। सही बात है। सर जैसे अभी हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, इसको भी बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि हम मेक इन इंडिया बोल तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे खास, क्योंकि ईज़ ऑफ बिजनेस तो है ही नहीं। अभी वो रिसेंट कंट्रोवर्सी भी हुई थी पीयूष गोयल वाली कि यार तुम क्या इंडिया में स्टार्टअप कर रहे हो, चीप लेबर में कन्वर्ट कर रहे हो लोगों को, उनको काम दे रहे हो और स्मॉल बिजनेसेस बंद करा रहे हो। और एस्ट्रोटॉक जैसे स्टार्टअप्स इंडिया में फेमस हो रहे हैं, वो डीप सीक बना रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है मेक इन इंडिया पे? इस पे ना मतलब बहुत वाइड टेक है, पक्ष और विपक्ष बताए बिना आप एक आंसर नहीं दे सकते। बीइंग ए टीचर
मैं एक आंसर नहीं दे सकता। बट आपका पर्सनल थॉट प्रोसेस क्या है? मेरा कोई आप पर्सनल नहीं है। डिसअपॉइंटेड हो मेक इन इंडिया जैसी चीज? मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना ज़्यादा इस प्रोसेस के अंदर हो चुका हूँ, बिकॉज बीइंग ए सिविल सर्वेंट हम लोगों की ये ट्रेनिंग होती है कि आपको इम्पार्शियल टू गवर्नमेंट होना है, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हुए सलाह देनी है कि ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता था। आप अगर सही मायने में आपने सिविल सर्वेंट होते हुए एथिक्स पढ़ा है तो आप सीखेंगे कि यार नहीं, आपको कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी बात मास को इस तरह प्रभावित ना कर दे कि सरकार के लिए वो चुनौती हो जाए। आप सोचें, मैं जिस समय कंटेंट क्रिएट करता था उस समय मेरे स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में एनडीए सरकार थी। मैं कंटेंट कैसे बनाऊं? लेकिन सक्सेसफुली कंटेंट बना, क्योंकि आपको सिविल सर्वेंट होने से एक बात पता चली कि आपको कंटेंट में क्या ध्यान रखना होता है। एनीवे, अब आता है सवाल आपका कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर या मेक इन इंडिया को लेकर के। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट देता हूँ। इंडिया ने 2029 का टारगेट लिया हुआ है कि हम 50,000 CR का एक्सपोर्ट करेंगे डिफेंस सेक्टर में। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2013-14 में हमारा कुल डिफेंस इटसेल्फ प्रोडक्शन 364 करोड़ का था। आज हम लोग 1,61,000 करोड़ का डिफेंस में प्रोडक्शन इंडिया में कर रहे हैं, 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज का डेटा दे रहा हूं मैं आपको ये। आज इंडिया 1.5 लाख करोड़ का माल डिफेंस में खुद बनाकर 23,000 करोड़ का माल एक्सपोर्ट कर रहा है। वर्ल्ड के टॉप 25 एक्सपोर्टर्स में शामिल हो चुका है। जहां हम नेट इंपोर्टर हुआ करते थे, अब हम एक्सपोर्ट में भी हाथ आजमा रहे हैं। क्या ये मेक इन इंडिया जैसे विजन के बिना संभव था? अब दूसरी लाइन, एक लाइन जो बार बार पूछी जाती है कि ये ग्राउंड पे तो दिख नहीं रहा। असल में ये जितने भी इंपैक्ट है ये एक दिन में नहीं आते। अगर कभी नेहरू जी ने IITs बनाए थे तो IITs बनाने का इंपैक्ट सेम डे नहीं दिखा। आज लेकिन पूरा US या सिलिकॉन वैली IITian से भरकर बैठा है। तो IIT का इंपैक्ट, एजुकेशन का इंपैक्ट, पॉलिसीज का इंपैक्ट डे वन में नहीं आता, ये बहुत दूर जाके असर डालती है। मैंने क्या कहा, 1990 में इंडिया का LPG रिफॉर्म और चाइना के द्वारा उस समय एजुकेशनल रिफॉर्म्स और अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को बल देना आज उन्हें 5 गुना आगे ले गया। उस समय कोई पूछता भाई आप ये क्या कर रहे हो, तो इंडिया क्यों बोलता है कि हम आने वाले, हमारा लक्ष्य है कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे? कैसे समझ में आता है हमको ये बात? क्योंकि हमको पता है कि अब हमने राइट स्टेप उठा लिए हैं। अब आते हैं पीयूष गोयल जी वाली बात पे। निश्चित ही उनका बयान बहुत से लोगों को डीमोटिवेट किया कि जो कुछ नहीं कर रहे कम से कम उनको तो रोजगार दे दिया। आज गिग इकोनॉमी के नाम पर चाहे स्विगी जोमेटो चल रहे हैं, इन्होंने रोजगार तो दिया, नहीं तो ये सब लोग रील देख रहे थे। अब वहीं दूसरी तरफ आपकी तरफ से क्या सपोर्ट दिया गया, ये एक बड़ा सवाल बना कि सर आप मंत्री बने बैठे हैं, चाइना के अंदर एक इकोसिस्टम है, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एज ऑफ बिजनेस है, लोन्स हैं, आप क्या दे रहे हो? तो ये दोनों ही प्रश्न एक साथ आते हैं। जो लोग कर रहे हैं उन्हें आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए मंत्री महोदय कि आपने सरकार की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज दे दी। हाँ, आपने मोमेंटम दिया, लेकिन उस मोमेंटम में एक बात यह भी थी कि 5 साल में स्टार्टअप को प्रूव भी करना है कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूं। तो इजी प्रूव कहां से होता है? सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में तो सर आज आप प्रोडक्ट बनाएंगे, अगले साल मार्केट में जाएगा, तीसरे साल फीडबैक आएगा, तब तक तो आपकी कंपनी बंद हो लेगी और कोई फंडिंग भी नहीं देगा। मैंने अगेन वही कहा, ये ब्रांडिंग की खेल है। ब्रांड बनने के बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग पता चलता है कि बड़ा है। आज Xiaomi का मोबाइल है साहब, चाइनीज मोबाइल अपन यूज करते थे पहले। अपन क्या कहते थे, चल जाए तो गम नहीं और बंद हो जाए तो क्या नहीं, क्या क्या डायलॉग होते थे, है ना। लेकिन उन लोगों ने कंसिस्टेंटली इंडिया के बाजार में Xiaomi को 10-15 साल तक बेचा। आज आप देखो उनका कोई भी मोबाइल आता है सेल के अंदर तुरंत खत्म हो जाता है। ब्रांडिंग टाइम लेती है, मैन्युफैक्चरिंग लंबा प्रोसेस है। उनके सर ब्रांड्स की भी, जैसे ओप्पो हो गया, वो काफी सारी फैक्ट्रीज इंडिया में भी उन्होंने खोल ली हैं। बनी ना सर, क्यों? क्योंकि होता ये था ना, पहले इंडिया को ये विश्वास था कि प्रोडक्ट एक दिन आएगा, अगले दिन नहीं आएगा। लेकिन जब उन्होंने कंसिस्टेंटली इस विजन को लिया कि 10 साल तक आप हमको देखते रहोगे, IPL देख रहे हो, चाहे आप टेस्ट मैच देख रहे हो, सब जगह आपको वही ब्रांड दिख रहा है, तो आपको यकीन हुआ ना कि ये प्रोडक्ट टिकने के लिए आया है, ये टोपी पहना के जाने वाला नहीं है। सर, जब ईज ऑफ बिजनेस की बात हो रही है तो आजकल इंडिया और दुबई का बहुत कंपैरिजन हो रहा है कि भाई दुबई शिफ्ट कर लो। कोई लोग अपने बिजनेसेस वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, कई लोग वहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो चीज़ सही है इंडियंस के लिए बाहर मूव आउट करना?
यार देखो, या मैं फिर वाकई में इंडिया में बिजनेस करना आसान नहीं है, ये सच है? मैं दुबई कई बार जा चुका हूँ और केवल इस बात को ही जांचने गया हूँ। आपके सवाल का सही जवाब देने के लिए मैं राइट पर्सन बन के बैठा हूँ। इसीलिए पूछ लिया मैंने। मेरे मुंह पे लिखा होगा ना कि लग तो शेख जैसे रहे हो, थोड़े ज्यादा मोटे हो गए हो। नहीं कि बिजनेस इतना तगड़ा चल रहा है, टैक्स बचाने की तो सोची होगी। तो मैं एक एक चीज़ पे खुल के बताता हूँ। देखो क्या हो रहा है ना, दुबई की अगर आप तारीफ़ करें, दुबई बहुत खूबसूरत जगह बन चुकी है और लोग जा रहे हैं एंड ऑल। तो इंडिया में न जाने कितने दुबई हैं, कितने दुबई हैं। मैं बोल रहा हूँ गुड़गांव का जो अपना एरिया है ना, वो डीएलएफ साइबर अपने आप में एक दुबई है। बेंगलोर में चले जाओ, हैदराबाद में चले जाओ, नोएडा, चाणक्यपुरी, ये सब अपने आप में एक दुबई है भाई। दुबई है कितना सा छोटू सा दुबई है। मतलब आप फ्लाइट में जाके देखते हो तो आपको शर्म आती है कि मैं इस जगह के लिए इतना प्रयास कर रहा था क्या। बट अब ये तो हुआ एक एस्पेक्ट कि इंडिया और दुबई का कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। हम लोग फार 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 आगे हैं, हर तरह से आगे हैं। अब सवाल ये आता है कि आपने क्या किया, एक ऐसी कॉलोनी बनाई जिसके अंदर आपने कहा कि नियम राजा के चलेंगे। अब नियम में सबसे पहले प्रॉमिस क्या दे दी, सिक्योरिटी। आपके पास 2 पैसे हैं ना भाई साहब, तो चिंता होती है कि इसे कोई छीन ना ले जाए। नोएडा में आप लोग जेन सेट बाहर इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि डर ये भी है कि रात को पता चले उठ के। नोएडा में सर कुछ भी हो सकता है, किवाड़ी वाड़ी भी उखाड़ के ले जाके। अंडरपास की सर, अंडरपास में टाइलें लगी थी वो तक। अरे हमारे ऐसे मतलब नहीं। तो ये जो आपके मन में भाव है ना, आपने जो कहा कि सर हम इसलिए नहीं रखते, वो रीजन दूसरा है सर, इसलिए आपने भी शायद छत पे रखा हुआ है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको वहां पर ये विश्वास दिलाया गया कि आप यहां पर इन्वेस्ट कर दो। ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सेफ है। इन्वेस्टमेंट ही नहीं, आप भी सेफ हैं। और इसका प्रयोग ऐसे होता है, मैं खुद भी करके देखा। मैं एक बार टैक्सी में था और मेरा बैग मैंने टैक्सी में ही छोड़ दिया और उसी में मेरा लैपटॉप और पासपोर्ट छूट गया। और हम सीधा होटल में अंदर घुसे और रात को घूमने निकल लिए। शाम 7-8 बजे के आसपास ये एंट्री किए थे। दोस्त को बोला हुआ था कि लगेज तू देख लेना, मैं नीचे ही इंतज़ार कर रहा था कि आ जाओ यार चलते हैं, यहीं से लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।